नमस्कार। गार्जियन नीट नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने सेल में लिविंग और नॉन लिविंग के अंतर को समझा था और आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का टॉपिक हम लोग लेके आ रहे हैं जो है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग बेसिक थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे और उस पर कुछ एमसीक्यू हम लोग जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमें वो टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो टॉपिक क्या कहता है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब से ह्यूमन का ब्रेन या ये कहिए कॉन्शियसनेस जो है हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस तो लगभग सभी जानवरों में है या सभी किंगडम में है, लेकिन जो अनकॉन्शियस जो आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है। तो ह्यूमन क्या है, हमेशा सोचता रहता है कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ और कैसे बना हूँ। तो उसी तरह की थॉट प्रोसेस को हम देखेंगे किस तरह वो डेवलप हुआ और आज हमें जो सेल के बारे में डेफिनेट जानकारी है वो किस प्रकार बनी। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द कंपोज्ड ऑफ सेल। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल के होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो सिंगल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। विल द अदर कंपोज्ड ऑफ, जो जिसमें मेनी सेल्स होते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये समझ में आया कि सेल से दो तरह की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। एक होता है यूनिसेल्यूलर और दूसरा क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर। ये बेसिक थॉट है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह दो चीज़ों से मिलकर बन सकते हैं, या तो वो यूनिसेल्यूलर होंगे या तो मल्टी सेल्यूलर होंगे। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो भी दी जा रही है वो फैक्चुअल बहुत सारे हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू समझिए बहुत सारे हैं। वो आपको याद रखना पड़ेगा, सन याद करना पड़ेगा, मतलब ईयर याद करना पड़ेगा, क्या डिस्कवरी हुई उसको याद करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या आता है? सेल वॉल। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। किसमें उन्होंने देखा था? जो कॉर्क होते हैं, बॉटल कॉर्क होते हैं, जब उसको आप देखेंगे तो क्या होता है? वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और उसके अंदर छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। तो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको उन्होंने सेल संज्ञा दी। ठीक, उसको उन्होंने क्या बोला? सेल। तो पहला टर्म हमको ये मिल गया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या शब्द दिया था, क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। तो पहला क्या आता है? सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। एक्चुअल सेल उन्होंने नहीं देखा था, एक सेल वॉल देखा था जो कि अपना सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में इस तरह से बनता है। ठीक, जैसे ये हनी कॉम्ब आप देखते हैं उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने कॉर्क के अंदर देखा था, जो वुडन कॉर्क था। ये क्लियर हुआ? फिर आगे आते हैं द टर्म सेल। द टर्म सेल और सेलुला वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो डिस्कवरी एंड टर्म दोनों किसको क्रेडिट जाता है? वो जाता है रॉबर्ट हुक को। इन्होंने कहा, कैसे बताया कि मुझे ये पता चला? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक पब्लिश हिज वर्क इन बुक माइक्रोग्राफिया। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये बुक का नाम है जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा है और मैं उस जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको मैंने सेल की संज्ञा दी है, मैं उसको सेल बोल रहा हूं। सो फर्दर टू इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूशन। क्या है? रॉबर्ट हुक इज कॉल्ड फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक, एंड सेकेंड इज सीपी स्वानसन इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो दो चीजें याद रखिएगा, दो साइंटिस्ट यहाँ पे आ गए, एक रॉबर्ट हुक के बारे में जिनका कंट्रीब्यूशन हमने इस रूप में पढ़ा है एंशिएंट के रूप में, और जो मॉडर्न में जो आते हैं वो सीपी स्वानसन है जिनको मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ सेल। सेल एक्चुअल में होता क्या है? जो रॉबर्ट हुक ने देखा क्या एक्चुअली वही सेल था? नहीं, वह सेल नहीं था।
वो क्या था, एक स्ट्रक्चर था जिसमें हमारा क्या होगा, थॉट प्रोसेस उनका स्टार्ट हुआ, या फिर जो अवेयरनेस होती है या कॉन्शियसनेस होता है, हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि सेल होता क्या है या सेल इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो सेल इज द फंडामेंटल, ये डिफिनीशन है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वह सेल ही होगा। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो कहलाएगा वो क्या होगा, सेल होगा। तो सो डिफिनीशन में हमें कोई डिफरेंस नहीं करना होता है, जैसा डिफिनीशन होता है उसको वर्ड टू वर्ड हमें याद करना होता है। क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ सेल ऐसी होती है, हमने पढ़ा सेल तो हैं बट सेल क्या है, यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। तो जो यूनिसेल्युलर हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर एग्जांपल दिया अमीबा ईस्ट, ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेल्युलर हैं केवल एक ही उनके अंदर सेल है, वो भी सारे कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो कॉम्प्लेक्स हैं वही सारा कार्य करते हैं। रिस्पायरेशन के लिए हमारे अंदर क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लेकिन अगर अमीबा वगैरह होगा तो उसका रिस्पायरेशन कैसा होगा, वो जो यूनिसेल्युलर होंगे वो सेल मेम्ब्रेन से ही सारा कार्य कर लेंगे। ठीक, उनका एक्सक्रीशन भी उसी से हो जाएगा, उनका रिप्रोडक्शन भी उसी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वो यूनिसेल्युलर हैं बट क्या है, वो सब कुछ कैपेबल है करने में है जो वो आप कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होकर। तो पहला क्या आता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो जो यूनिसेल्युलर हैं वो क्या है, हम हमारा सिस्टम तो पूरा डिपेंडेंसी है क्योंकि वी आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक, मल्टी सेल्युलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन जो बेसिक हैं वो भी क्या कर सकते हैं, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरा, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ क्या है, जैसे रिस्पायरेशन होना, रिप्रोडक्शन होना, एक्सक्रीशन होना। ठीक है, ये सारा क्या है, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ है, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिली भी या यूनिसेल्युलर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उसको कर पाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जिसके अंदर सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा वो उसको आप लिविंग के रूप में कंसीडर नहीं कर पाते हैं। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. ठीक, ओके। देन आता है सेल थ्योरी। आखिर जो इंफॉर्मेशन हमको मिली उसको किसी तरह से हमें क्या करना था, एक सैद्धांतिक रूप से स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। जो किसकी सहायता से हुआ, शुरुआत में तो बेसिक था, बाद में क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन होने लगे धीरे धीरे, अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हैं, तो उसके द्वारा हमें बेसिक जानकारी सेल की बहुत अच्छे से प्राप्त है। फिर भी हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस ले रहे हैं तो क्या है, इसमें हम स्टार्टिंग की चीज़ें क्या हुई वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लाइफ सेल। टीनी एनिमैलिक्यूल टर्म दिया था उन्होंने, और उन्होंने देखा था पहली बार कोई सेल देखा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको टीनी एनिमैलिक्यूल्स नाम दिया। ठीक, उसके बाद देखिए अभी वहां हमने रॉबर्ट हुक याद किया था, हु डिस्कवर द क्या, सेल। देन सेकेंड साइंटिस्ट नोन एज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एक सेल होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है जो जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी चीजें जो है कैरी करता है और आगे प्रोटीन आदि बनाने में हेल्प करता है। वो क्या करता है, उसी को उन्होंने देखा था, उसको डिस्कवर किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वहां रॉबर्ट हुक हैं और यहाँ पे कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसकी डिस्कशन में कर रहा था शुरुआत में। माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ अ सेल। जो सेल हम आगे फर्दर क्लासेस में डिटेल पढ़ेंगे वो किसकी सहायता से होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। भी एडवांस नॉलेज हमारे पास है सेल के बारे में, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेल थ्योरी में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है।
इन 1838 मैथ्यू सेल्डॉन या स्क्लिडॉन लोग पढ़ते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ए जर्मन बॉटनिस्ट, ये याद रखिएगा, ही इज द बॉटनिस्ट, ठीक, वो प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने देखा, एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट all the plant are composed of different kind of cell which form the tissues of the plant. इनका ऑब्जर्वेशन किसमें था, प्लांट के ऊपर, और सेम साइमल्टेनियसली यानी सेम टाइम पीरियड में एक और साइंटिस्ट थे एट अबाउट द सेम टाइम, थियोडोर स्वान, ठीक, 1839, ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ही इज द जूलॉजिस्ट, ये कौन है, बॉटनिस्ट थे, और ये कौन है, जियोलॉजिस्ट, स्टडीज डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, वो क्या कर रहे थे, प्लांट सेल इन्होंने देखा था। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बॉटनिस्ट कौन है और जियोलॉजिस्ट कौन है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल आर रिपोर्टेड दैट सेल हैज अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, और वहां पे क्या होगा, अगर वहां पे ऐसा देखेंगे तो क्या होगा, सेल वॉल आएगी, बॉटनिस्ट थे, इनके में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि सेल जो है वह एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, वो कोई मेम्ब्रेन है जिसको आज के समय में हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। स्वान आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन अ प्लांट, प्लांट पे जो स्टडीज की उन्होंने बताया प्लांट टिश्यू के ऊपर, दैट द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल, और आज के समय में हम जानते हैं कि सेल वॉल जो होती है केवल प्लांट सेल के ऊपर मिलती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वह जो है एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ठीक, हमारी बॉडी जो है सेल से मिलके बनी हुई है, ऐसी थ्योरी जो है उन्होंने प्रपोज किया। अब ये याद करने वाली बात है, स्क्लिडॉन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द, जब दोनों साइंटिस्ट एक साथ बैठे तो उन्होंने क्या बताया, दे आर टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, दिस थ्योरी however did not explain as to how new cell were formed। तो ये तो बताता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये प्लांट सेल होगा, ये एनिमल सेल होगा, ठीक है, लेकिन इनका थ्योरी जो क्या कहता है कि जो नई सेल बनने वाली है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल कैसे बनता है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये इसका डिमेरिट है या लिमिटेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ विर्को, इनका नाम याद करिएगा, विर्को या विर्चो जो भी आप पढ़ पाए इसको याद रखिएगा। रुडोल्फ विर्चो 1855 first explained that cell divided and new cell are formed from the pre-existing cell, ठीक, इसको उन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये उसको याद रखिएगा। ये किसने बोला था, रुडोल्फ विर्को ने दिया था। कब दिया था, 1855 में दिया था। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि एवरी न्यू सेल ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पिछली सेल से ही अगली सेल की उत्पत्ति होती है। He modifies the hypothesis of Sclidon and Swan to give the cell theory as a final shape। इनके मदद से, यानी कि स्लाइडन और स्वान तो करे रहे, जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी उसमें रुडोल्फ विर्को का भी हाइपोथेसिस ऐड होता है, तो फिर वो फाइनल हाइपोथेसिस बनती है जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से आज जानते हैं। तो सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे एज, आज इसको हम क्या समझते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल से मिलके बने हुए हैं, और सेल के जो प्रोडक्ट होंगे उससे मिलके बने होंगे। एंड सेकेंड वन इज ऑल सेल अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक। कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, वायरस को हम जानते हैं, वायरस जो है उसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, केवल अपना न्यूक्लिक एसिड वगैरह कुछ रहते हैं और उसी से वह ग्रो करता है और डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरह से समझते हैं तो हमें अभी प्रेजेंट टाइम में ये दो थ्योरी याद करनी पड़ेगी। वो थ्योरी की लाइन क्या है,
all living organism are composed of a cell and product of cell, और सेकेंड वन all cell arises from the pre-existing cell। तो एक्सेप्शन याद रखिएगा वायरस को, हम देखते हैं वायरस को जब क्लासिफिकेशन में भी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर अब आगे आते हैं एनसीईआरटी टॉपिक वाइज कुछ एमसीक्यू हम लगा के देखते हैं कि हमने जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या होता है, ये आप बता सकते हैं। माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन रेड ब्लड सेल एंड नर्व सेल। नर्व सेल के बारे में आप जानते हैं जो कंडक्शन करता है। आरबीसी के बारे में आपको पता है। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग है, और माइकोप्लाज्मा इट ग्रुप ऑफ वायरस, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होता है और माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया वगैरह भी करता है ह्यूमन में, बहुत सारी बीमारियां। इसका आंसर क्या है, जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो क्या है आपका, ऑस्ट्रिच एग, ठीक। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वह क्या है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। सेकेंड क्वेश्चन, सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज। जो ऐसा सेल जो उसके आगे मेम्ब्रेन लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बैक्टीरियल सेल, बोथ वन एंड बी। तो अगर हैविंग सेल मेम्ब्रेन है तो हमें पता होना चाहिए वो क्या कहलाता है, यूकैरियोट। वो ट्रू सेल होता है। हम आगे और लेक्चर में और इसको डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं, हु प्रपोज द सेल लाइनेज थ्योरी बाय स्टेटिंग ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अभी हम लोगों ने देखा था, किसने दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द ऑर्गेनेली इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जाहिर सी बात है एक ही ऑर्गेनेली है, उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, चूंकि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सब बिना प्रोटीन के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हम आगे उसको देखेंगे। तो हमें याद रखना है कि राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेली है कि लगभग सभी जगह प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब में मिलता है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, ये देखिए, नर्व सेल, अमीबा, मेसोफिल सेल एंड माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है और ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बाकी दो का तो आपको पता ही है, ये दो में कंफ्यूजन हो सकता है। तो न्यूक्लियस किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। और रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, सेल देखा था। और सेल में क्या देखा था, हनी कॉम जैसा देखा था, कॉर्क के अंदर देखा था। सेल विच लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज। जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो क्या होगा, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मेसोफिल सेल, बोथ एंड 1 and 2। इसको हम देखेंगे। इसका आंसर है आपका प्रोकैरियोट। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। थियोडोर स्वान नेम द आउटर लेयर ऑफ द सेल विच इज टुडे नोन एज। उसको अब वहीं पे आया था आंसर, इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। आंसर इज ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश अ प्रोकैरियोट फ्रॉम अ यूकैरियोट सेल इज टू चेक। अगर किसी को हमें सेल कोई मिल जाए और हमें पहचानना है कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे, डीएनए देखेंगे या प्रोटीन देखेंगे। तो आंसर क्या है, न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस पहले चेक करेंगे क्योंकि ये क्लासिफिकेशन इसी आधार पे किया गया है। फिर आता है द मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में ही सारी एक्टिविटी होती है। तो आंसर इस क्या है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल सेल कंटेन ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो क्या हो सकता है वो है सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, से गोल्गी ऑपरेटस। सेल डिवीजन में जो हेल्प करता है वह क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम। स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकलते हैं, हम आगे हम देखेंगे इसको। अगर ये नहीं रहता तो सेल डिवाइड नहीं कर पाती है। 13 नंबर पे देखते हैं, द डायमीटर ऑफ आरबीसी क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू है 7 माइक्रोमीटर, 7 म्यूएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल थ्योरी स्टेटस दैट all cell have a nucleus, all cell arise from the pre-existing cell, all cells are living, cell responsible by the both mitosis
रिप्रोड्यूस बाय द बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हमने वहाँ 2 ही लाइनें पढ़ी थी और सेकेंड लाइन क्या था, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, इरिथ्रोसाइट, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। आंसर इज वायरस। वायरस क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। आगे हम और डिटेल में इसको देखेंगे। आंसर है वायरस। तो आज का टॉपिक यही फिनिश हो रहा है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यह कोचिंग जो है वाराणसी में है और BHU के पास, और हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। और इतने कम समय में आप लोगों ने कोचिंग को बहुत अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाया है और वाराणसी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से हमारा बैच पूरा हुआ था, फर्स्ट बैच। अब हम सेकेंड बैच की तैयारी कर रहे हैं। जिनको तैयारी करना हो ऑफलाइन आकर के वो बनारस से हमारी कोचिंग पे आ सकते हैं माधव मार्केट में। और इसके अतिरिक्त अगर आप नहीं आ पाते हैं, बहुत दूर से हमको फॉलो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे सारे लेक्चर इस पर अपलोड करेंगे। आप फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।